अक्सर ही हम सुनते हैं कि पूरी दुनिया में बिहारियों की मात्रा भरपूर है। भारत के हर कोने में आपको बिहारी ज़रूर मिलेगा। बिहार के पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन हैं, लेकिन इन मानव संसाधनों का उपयोग बिहार की अर्थव्यवस्था को अच्छी करने में बिहार सरकार काफ़ी लंबे समय से असमर्थ रही है। बिहार की बहुत बड़ी आबादी भारत के विश्व के अन्य शहरों में अपनी जीविका की तलाश में, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में और एजुकेशन की तलाश में पलायन करते हैं, जिसमें कि अधिकांश आबादी मजदूरी करने के लिए भारत या विदेश के अन्य शहरों में पलायन करती है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पलायन की समस्या के क्या कारण हैं, क्यों बिहार इतना पिछड़ा रह गया, और अगली वीडियो में मैं उसके समाधान पर बात करूंगा। अंग्रेजों के समय में इन अंग्रेजों ने मुगल वाली जमींदारी नीति को एक बार फिर बिहार राज्य में टैक्स कलेक्शन के लिए शुरू किया। बिहार में लगभग 80% जनता किसानी के कार्यों से अपना जीवन यापन करती है और इन किसानों की फसल मुख्यतः मौसम पर निर्भर रहती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। ये बिहार की किसानों की एक मेजर समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो अपनी फसल के लिए मौसम पर निर्भर रहते हैं। ब्रिटिश इंडिया के समय में जब जमींदारी सिस्टम लागू हुई तो इन जमींदारों ने किसानों के ऊपर हर साल एक फिक्स टैक्स लगाया। फसल कैसी भी हो, टैक्स फिक्स था। अब वो टैक्स चाहे किसान अपनी फसल बेच के दे या फसल का एक हिस्सा इन जमींदारों को दे, अगर फसल ख़राब हुई है और किसी वजह से किसान जो फिक्स टैक्स था वो नहीं दे पा रहा था, तो उन किसानों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये जमींदार साहूकार की भूमिका में आ गए और जो किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे उनको उनकी ज़मीन के एवज में पैसे दिए गए, जिससे कि वो टैक्स भर सकें। और उन पैसों का सही समय पर भुगतान वापस ना करने पर इन जमींदारों ने बिहार के किसानों की ज़मीन हड़प ली और बिहार का जो किसान है वो उसके हाथ से ज़मीन निकल गई। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में लगभग 30% किसानों के पास खुद की ज़मीन ही नहीं है और वो आज भी दूसरों की ज़मीनों पर खेती किसानी का काम करते हैं। और 15 से 20% किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, जिस वजह से वो बहुत मुश्किल से उस ज़मीन पर अपना जीविका उपार्जन कर पाते हैं। लगभग 50% किसान या तो ज़मीन ना होने या कम होने की वजह से अपनी खेती को आधुनिक तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आधुनिक तरीके से अगर फार्मिंग ये किसान करते हैं तो उन मशीनों पर अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट लगती है। मात्रा कम है ज़मीन की, सो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हर साल जो हमारी पैदावार है बिहार के रीजन में वो कम रहती है। और कभी बाढ़ कभी सूखा इस रीजन के किसानों की खेती में हर साल भारी नुकसान लेके आती थी। पंजाब हरियाणा के किसानों को देखेंगे कि वहाँ के किसान आधुनिक तरीके से अपनी अपनी किसानी करते हैं और आज वो बहुत ही खुशहाल हैं। वो इंडिया में नहीं, आजकल यूएस, कनाडा जैसे देशों में भी जाके किसानी के अपने कार्य करते हैं और वो बहुत ही उन्नत हैं। लेकिन बिहार के किसानों की बात करें तो इनके बच्चे बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ अपनी पारंपरिक खेती किसानी के कार्यों में लग जाते हैं, जिससे उनके कम से कम खाने का इंतजाम हो सके। और 12 से 13 साल होते होते इन बच्चों को अच्छे जीवन के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए या तो पढ़ाई के लिए बिहार के रीजन को छोड़ के जाना इनकी मजबूरी हो जाता है। इस जिम्मेदारी की नीति की वजह से इन बिहार के किसानों का बहुत शोषण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में प्राकृतिक संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। उस समय का जो बिहार था उसमें आज का झारखंड भी है। अगर मैं बिहार शब्द का यूज़ कर रहा हूं तो ये आप लेके चलें कि मैं झारखंड और बिहार दोनों की बात कर रहा हूं। बिहार की बर्बादी में सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह योजना 1952 से 1991 तक लागू रही और इस पॉलिसी के अंतर्गत कहा गया कि रॉ मटेरियल जैसे कोयला इत्यादि जो उस समय बिहार में उपलब्ध था, जो आज का झारखंड हो गया है, ये रॉ मटेरियल को अन्य शहरों तक ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा इंडस्ट्री को आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडाइज कर दिया जाएगा। अर्थात जिस प्राइस में कोयला बिहार में उपलब्ध है उसी प्राइस में कोयला शेष भारत में भी उपलब्ध होगा, जिससे जितने भी इंडस्ट्रियल लोग थे, इंडस्ट्रीज थी, सब ने अपनी फैक्ट्रीज
समुद्री एरिया के आसपास, समुद्री कोस्टल एरियाज़ के आसपास उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने में जुट गए, क्योंकि बिहार के पास समुद्री सीमा नहीं थी। इस कारणवश देखिए बिहार की विडंबना, जो राज्य खनिज संपदाओं से संपन्न हुआ करता था, उसके राज्य को उसी खनिज संपदा का कोई भी विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। अब हालात ये हो गई कि बिहार राज्य इन सभी इंडस्ट्रीज को कोयला कोस्टल एरिया तक पहुंचाने वाला स्टेट बन के रह गया था। इस पॉलिसी के लागू होने के समय बिहार सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स में फंसा रह गया और कोई भी ऐसा लीडर बिहार में नहीं था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष इस पॉलिसी का विरोध कर सके। सो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी की वजह से आप कह सकते हैं कि बिहार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। सन 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार उद्योगीकरण की नीति लेकर आई, जिससे भारत में विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोला जा सके। उस समय कोस्टल राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एक्सेट्रास ने इन विदेशी कंपनीज को अपने राज्य में लाने के लिए जुट गए और इन कंपनियों को एक भारी इंसेंटिव ऑफर किया, जिससे कि वो इंडस्ट्री उनके राज्य में आ सके। उसी समय दिल्ली एनसीआर में इंडस्ट्रीज आई, लेकिन हमारा जो ये समय था, उस समय हमारे बिहार पूरी तरह कास्ट पॉलिटिक्स में घुस गया था और ये ग्लोबलाइजेशन का कोई भी लाभ वो नहीं उठा पाए। वो सिर्फ अपनी कास्ट पॉलिटिक्स में फंसे रहे और बिहार को हाशिए पर लेके आ गए थे। चौथा पॉइंट है हमारा झारखंड का सेपरेशन, झारखंड का विभाजन। सन 2000 में बिहार के खनिज संपन्न हिस्से को झारखंड बनाकर अलग कर दिया गया, जो बिहार की बर्बादी का मुख्य कारण बना। जितने भी बिहार के पास खनिज संसाधन थे, उसका लगभग 85% झारखंड में था, जैसे टाटानगर, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद इत्यादि। बिहार के इन खनिज संपन्न भाग का 1952 से फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जमकर दोहन किया गया और 1991 के बाद जब उद्योगों का वैश्वीकरण किया गया, उस समय बिहार सरकार इन खनिजों का कैसे इस्तेमाल वो बिहार की भलाई के लिए कर सके, इसके बारे में वो अपनी योजना ही बना रही थी। इसी में व्यस्त थी। आते आते 2000 साल आ गया, सन 2000 आ गया, जिसमें झारखंड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग स्टेट बनाकर ये खनिज संपन्न भाग बिहार से अलग कर दिया। और ये बहुत फनी है कि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट की इन पॉलिसी के चलते बिहार के विकास के ये किसी काम नहीं आ सका और बिहार जो है पिछड़ते चला गया। इस समय बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स अपने पीक पे था। डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड की जो एलोकेशन थी बिहार के लिए, वो बहुत कम मात्रा में की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य से टोटल टैक्स कलेक्शन का एक फिक्स % उस राज्य को वापस उसके विकास कार्यों के लिए देती है। उस समय के अनुसार यह परसेंट लगभग 43% था। इस फंड के रेशो में हर 10 साल में एक बदलाव किया जाता है, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज रह नहीं गई थी और एग्रीकल्चर को पहले ही बहुत बुरा हाल था। जितने भी किसान थे वो मौसम पे डिपेंडेंट थे। मौसम अगर अनुकूल है उनकी फसल के लिए तभी वो फसल होती थी, या तो बाढ़ या तो सूखा। ये हर साल की एक समस्या थी बिहार में। सो बिहार कोई ख़ास रिवेन्यूज़ कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे नहीं पा रहा था, जिस वजह से वापस जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था वो बहुत ही कम होता था, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार पिछड़ता चला गया और यहाँ के लोगों के पास पलायन के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अगर उनको जिंदा रहना है, उनको अच्छा जीवन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो बिहार में है नहीं। तो उनको निकलने के अलावा, बिहार से निकलने के अलावा और कोई उनके पास विकल्प था ही नहीं। सो वो लोग सब माइग्रेशन की तरफ बढ़ गए। छठा पॉइंट है हमारा कास्ट पॉलिटिक्स। जमींदारी सिस्टम के चलते बिहार के किसानों का बहुत शोषण किया गया, जिसकी वजह से बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया था। बिहार के लोगों को अलग अलग कास्ट में बांट दिया गया था। इस समय बिहार में ऐसा माहौल बन गया था कि आप देख के बता सकते हैं कि बिहार में किस कास्ट के लोग किसे वोट करने वाले हैं, जिस वजह से बिहार में स्टेट गवर्नमेंट अनस्टेबल रही थी। एक आंकड़े के अनुसार सन 1961 से 1990 तक 20 बार बिहार की स्टेट गवर्नमेंट बदली जा चुकी थी। अब ये समझिए कि 30 साल के टेन्योर में 20 मुख्यमंत्री बिहार ने देखे हैं। सो कैसा हाल रहा होगा उस टाइम पे। बिहार से माइग्रेशन के मुख्य कारणों में एक प्राकृतिक आपदा भी है। जैसे मैंने बताया, हर साल या तो बाढ़ आती है या तो
सूखा पड़ता है। जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ का सामना करता है, जो दक्षिण बिहार है वो सूखे का सामना करता है। बिहार गवर्नमेंट उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को इरिगेशन माध्यम से कैनल बना के, नहर बना के जोड़ दे, तो इस समस्या से कहीं ना कहीं निजात पाने की हम कोशिश कर सकते हैं। 8th पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। बिहार राज्य में आए दिन ऐसे वीडियोस शेयर होते हैं जिसमें कि जो टॉपर है उसको अपने सब्जेक्ट का नहीं पता होता है, टीचर को उसके विषय का ज्ञान होता ही नहीं है। कुछ वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई हैं जो बिहार के जो पेपर्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसमें नकल चलाते हैं लोग खुलेआम। सो कहीं ना कहीं बिहार में एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है। कहने को लोग कहते हैं कि जी बहुत IAS IPS आते हैं बिहार से, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कितनी लेबर बिहार ने प्रोड्यूस करी है, कितने लोग बिहार छोड़ के अन्य शहरों में जाके अपनी शिक्षा, अपने जीविका को कमाते हैं या एजुकेशन लेते हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर गैप है बिहार एजुकेशन सिस्टम में। और बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ना होना भी माइग्रेशन के कारण है। बिहार में ज़्यादा कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बिहार में लचर मेडिकल फैसिलिटीज़ के हालात हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अच्छे हॉस्पिटल्स बना दें। लोगों को इलाज करने के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में आना पड़ता है। आजकल एक एम्स की बात सुनने में आ रही है कि जी पटना में एम्स बन गया है, दरभंगा में बनना है। तो ऐसे कुछ और स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए जिससे कि ये माइग्रेशन रुक जाए, शहरों का बोझ थोड़ा कम हो, और जो बिहार राज्य है उसको उसकी जो इतिहास रहा है उससे सीख लेके कम से कम आज हम अच्छी दिशा में अग्रसर रहे हैं। 10वां पॉइंट है सिक्योरिटी। अब बिहार में जो 90 का दशक था वो जंगल राज के तौर पर देखा जाता है। लालू जी ने इस टाइम पे यहाँ पे शासन किया था, और सबसे जो बुरा समय बिहार का था वो 90s का दशक था। कहीं ना कहीं बिहार सरकार को एक ऐसा माहौल तैयार करके देना पड़ेगा व्यापारियों को, बिजनेसमैन्स को, जिससे कि उनको एक सुरक्षा का आभास हो सके। अब कोई भी बंदा, एक समय था 90s में, सन 2000 तक की अब मैं बात करूं, 2000 तक में भी ऐसे होता था कि जी अंधेरे के बाद लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे अपने घरों से। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी जिससे कि कोई भी व्यापारी वर्ग अगर बिहार में व्यापार करना चाहता है उसको कोई समस्या ना हो, उसको कोई सिक्योरिटी इशूज़ ना हो। जैसे अन्य राज्यों में है कि जी कोई इशू नहीं है, लेकिन बिहार में अभी बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। पुलिसिंग बहुत अच्छी करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। 11वां पॉइंट है शराबबंदी। ये मेरा फेवरेट है। शराबबंदी किसी भी स्टेट में रेवेन्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रियल एस्टेट से आता है, लिकर से आता है। अब बिहार गवर्नमेंट ने शराबबंदी तो कर दी, शराबबंदी कर दी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन सैकड़ों ट्रक पकड़े जाते हैं, शराबें पकड़ी जाती हैं, कच्ची शराब बनती है, भट्टियाँ लोग चला रहे हैं। सो इससे जो स्टेट गवर्नमेंट का एक मेजर जो कलेक्शन होना था टैक्स का लिकर से, वो नहीं हो पा रहा है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को है। वो कैसे है? अब मेरे 500 रुपये की शराब अगर मैं लेता हूँ तो 500 रुपये में से अगर हम 30% भी कहें तो 150 रुपये गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना चाहिए था वाइट में। अब वो शराब मैं 1000 रुपये में लेता हूँ, 500 रुपये फालतू दे के लिया मैंने। अब वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में पैसा आया नहीं, वो जो मेरा वाइट मनी था 1000 रुपये वो ब्लैक बन गया। और इसमें प्रशासन, सरकार, सबकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखती है। शराबबंदी से किसका फ़ायदा हुआ है? शराबबंदी से मेरे ख्याल से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। क्राइम रेट बढ़ा है बिहार में, अच्छा खासा रेवेन्यू आना चाहिए था स्टेट में, नहीं आ पा रहा है। टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कहीं ना कहीं लिकर इनको चालू रखना चाहिए था जिससे कि टैक्स कलेक्शंस आए, रेवेन्यूज़ आए। आपने इश्यूज़ हैं, आप उसको सड़क पे पीने मत दो। जो ठेके हैं शराब के वो चल रहे हैं, साथ में आप आता बनाओ। तो कहना कि ऐसा माहौल आपने बनाना पड़ेगा। आपने शराब बंद कर दी वो समाधान नहीं है। अगर आपने बंद कर दी तो वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए जी। अगर बंद है तो शराब नहीं आएगी स्टेट में, शराब नहीं बनेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जी लीगल वे से तो शराब आ नहीं सकती, इलीगल तरीके से जो लोग हैं वो शराब बिहार तक ला रहे हैं या उसको बना रहे हैं। उस शराब को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक पूरा रैकेट तैयार है। जो नए बच्चे हैं, 12 साल, 15 साल, 18 साल से नीचे के बच्चे हैं,
वो लोग इस लॉजिस्टिक्स में लग गए हैं, शराब की डिलीवरी में लग गए हैं। उनको डर इसलिए नहीं है कि वो जुवेनाइल एक्ट के अंडर आ जाते हैं जी, 17 साल से नीचे हैं तो जुवेनाइल एक्ट हो गया। अगर पकड़े भी गए 2 4 5 6 महीने की जेल या सुधार गृह, बाल सुधार गृह में जाते हैं, फिर छूट के आ जाते हैं। तो ये कुछ 10-11 पॉइंट थे जो मुझे लगा कि ये बिहार के पलायन में मेजर रोल अदा कर रहे हैं। कमेंट करके आप बताइए कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया है, आप कमेंट में बताइए। एक वीडियो और बनाने की कोशिश हम करेंगे इसके ऊपर, जो पॉइंट आप लोग सजेस्ट करेंगे उस पे। वीडियो देखने का धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।